लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। अभी तक आपने जो भी पेपर होगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, उसको आपने पढ़ लिया होगा। अब अगर आप सिक्स सेमेस्टर में आ चुके हैं तो अभी तक जो भी आपका पेपर था, जैसे कि मशीन होगा, एसी मशीन, डीसी मशीन दोनों की बात कर रहे हैं, मेज़रमेंट होगा, स्विच गियर प्रोडक्शन होगा, नेटवर्क होगा, पावर सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये सारे पेपर को आप क्या होगा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब समय आ गया आपको सभी को रिकॉल करने का, ठीक है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है सभी को आप इकट्ठा कीजिए और आगे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा करके आप लोगों को रुकना नहीं है। डिप्लोमा करके फिर आप क्या करेंगे, जेई का प्रिपरेशन करेंगे। तो जेई के प्रिपरेशन में अब आप अभी से लग जाइए, ठीक है। जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तब लगेंगे, इस भरोसे आप मत बैठे रहिए, ठीक। जो भी अभी तक आपने पढ़ा, जैसे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया और मेज़रमेंट हो गया, इसके अलावा जो भी पेपर है आपके पास में, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग हो गया, तो सारे पेपर को आप इकट्ठा कीजिए और सभी का ऑब्जेक्टिव करना आप शुरू कर दीजिए विथ कॉन्सेप्ट। बुक आती है एक वीके मेहता का और एक आर.के. राजपूत का और एक जे.बी. गुप्ता, तीनों बुक आते हैं ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से। मैं बोलूँगा कि आप उस बुक को बाय कीजिए और कोशिश कीजिए अब बनाने का, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़े होंगे, थोड़ा भी अगर मेहनत किए होंगे, तो डेफिनेटली बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो कि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक खरीद लीजिएगा। आर.के. राजपूत का एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक वी.के. मेहता का ऑब्जेक्टिव आता है और एक जे.बी. गुप्ता का। जनरली ये तीन बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर एग्ज़ाम पर्पस। जब आप जेई का एंट्रेंस दे रहे होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का जेई हो, चाहे पावर ग्रिड हो, चाहे आप एनटीपीसी को मान लें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, चाहे यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कह लीजिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कह लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आपका जो है, या आरबीआई का बोल लीजिए, आरबीआई में जेई का होता है, बीएसएफ जेई का होता है। तो जो भी आपके पास होगा जेई का एग्ज़ाम, अगर आप उस एग्ज़ाम को फेस करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो कुछ बुक आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे जे.बी. गुप्ता हो गया, आर.के. राजपूत और वी.के. मेहता, ये तीनों बुक आप खरीद सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट कीजिए। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आप कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जो भी आपने फिफ्थ सेमेस्टर तक पढ़ा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, सिक्स्थ सेमेस्टर में। आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा फिफ्थ सेमेस्टर का। उम्मीद है कि एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा आप लोग का, ठीक। काफ़ी मेहनत किए होंगे आप लोग और आपके मेहनत के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। इट मीन्स कि जो भी रिजल्ट होगा आपके मेहनत के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में अब नहीं सोचना, अब जो सामने है उसके बारे में हम लोग को सोचना है और उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये आपका एक इलेक्टिव पेपर है। टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस जो होगा आपका एक इलेक्टिव पेपर है। इससे भी आपके एग्जाम में, जैसे एसएससी जेई हो गया या जो भी एग्जाम होते हैं, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डीएसएसबी, दिल्ली सबऑर्डिनेट जो होते हैं, तो उन सब में आपका क्या होगा कि सभी से मिला के सवाल पूछा जाता है। जो भी एग्जाम होगा सभी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मशीन पढ़े तो सिर्फ मशीन से ही सवाल आपके एग्जाम में पूछेंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपके सेमेस्टर में होता है कि आप मान लीजिए मशीन पेपर पढ़ें तो सेमेस्टर में आपसे सिर्फ मशीन के ऑब्जेक्टिव, सिर्फ मशीन के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। लेकिन अब जब आप एंट्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ओवरऑल पूछा जाएगा, चाहे जितने पेपर आपने पढ़ा है, इंक्लूडिंग आपको करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा, और फिर आपका मैथ जो होता है, रीजनिंग जो बोलते हो, सॉरी एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, इंग्लिश से पूछा जाएगा, कुछ जगह हिंदी पूछता है। तो मतलब हर एक एरिया कह सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जाके क्या होता है कि एग्ज़ाम में रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से आप सबको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थोड़े थोड़े समय भी अगर आप देते हैं तो सब पे बराबर समय पड़ेगा, तो सारा का सारा पेपर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और फिर आपको आगे जैसे ही आप डिप्लोमा पास करते हैं तो फिर कोई भी एंट्रेंस का एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी सहूलियत मिलेगा, ठीक। चलिए, तो हम लोग आते हैं विषय वस्तु पे, फिर बातें होते रहेगी जेई के रिगार्डिंग। तो ये हो गया आपका कौन सा, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग क्या इस विषय के बारे में हम थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर ले, कितने मार्क्स का आपको एग्जाम में पूछेगा ये इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, कौन सा बुक आपको पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर हम लोग एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। तो टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। टेस्टिंग से पता चल रहा है कि टेस्ट करना होगा, किसी भी इक्विपमेंट का हम लोग टेस्ट करेंगे। और मेंटेनेंस का मतलब है कि मेंटेनेंस होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप मोबाइल खरीदते होंगे
तो जहाँ पे मोबाइल तैयार होता होगा या मैन्युफैक्चर होती होगी, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट किए जाते होंगे मोबाइल का, जैसे कि उसका स्क्रीन चेक कर लिया जाता होगा, उसका बैटरी चेक किया जाता होगा, उसका इंटरनल जो आईसी वगैरह होगा, उसमें पीसीबी जो होता है, ठीक है, सबको क्या किया जाता है, चेक किया जाता होगा। फिर जाके फाइनल टेस्टिंग होता होगा कि नहीं ये वर्क करने के लिए तैयार है, तो फिर उसको क्या होगा, आगे के लिए दिया जाता है या मार्केट में दिया जाता है। तो एक तरह से हमने क्या किया, मोबाइल को टेस्ट करा, कहाँ, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई। आप नहीं करोगे इस चीज़ को, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो वो प्रोसेस हम कह रहे हैं उसको क्या, टेस्टिंग, ठीक है। टेस्ट करना, किसी का जांच करना, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिंग। हर एक चीज़ का टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का टेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। मेंटेनेंस की बात करते हैं, मान लीजिए कि मोबाइल आप चला रहे हैं, नया मोबाइल आपने लिया, हो सकता है 2 दिन या 4 दिन के बाद आपका डिस्प्ले काम करना बंद कर दिया, जो टच स्क्रीन होता है वो काम ही नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे सर्विस सेंटर में ले जाएंगे। अब वहाँ सर्विस सेंटर में क्या होगा, उसको रिकवर किया जाएगा, क्या उसमें काम नहीं कर रहा है उस चीज़ को वो रेक्टिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या कोई और भी फंक्शन है जो है वो वर्क नहीं कर रहा है मोबाइल में, तो वो क्या करेगा, सर्विस सेंटर वाला उसको रेक्टिफाई करेगा, चेक करेगा और उसको फिर सही करके आपको फिर वापस देगा। तो वो क्या किया, मेंटेनेंस किया। उसके अलावा एग्जाम में आप एग्जाम्पल में और समझ सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की अगर बात करें, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया या फिर मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, बनते होंगे, मतलब तैयार किए जाते होंगे, मैन्युफैक्चर हो रही होगी। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल में, जब आप मशीन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट पढ़े होंगे। अगर ट्रांसफार्मर से रिलेट करो तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़े होंगे, ओपन सर्किट टेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है, टर्न रेशियो टेस्ट पढ़े होंगे, रेसिस्टेंस टेस्ट पढ़े होंगे, तो ये सब टेस्ट पढ़े होंगे। उसके अलावा और भी बहुत टाइप के टेस्ट हैं, कम से कम तो 12 से 14 प्रकार के टेस्टिंग हैं आपके सिर्फ ट्रांसफार्मर में, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो कोई भी इक्विपमेंट होगा उसको टेस्ट करना, टेस्ट इसलिए करना कि वेदर वह प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने जिस चीज़ को तैयार किया है, जो ट्रांसफार्मर आपने बनाया है या जो मोटर बनाया है या जो जनरेटर बनाया है, क्या वह प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है, ठीक है। जो प्रॉपर वर्किंग में है कि नहीं है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। अब अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्लियर। तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिंग। समझ में आ रही बात। तो टेस्टिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट है वह प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि कोई ट्रांसफार्मर हो गया या मोटर हो गया, वह आप टेस्ट करके क्या किया, किसी को सेल कर दिया, मतलब किसी को आपने बेच दिया। अगर आप बेच देते हैं तो वह क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेडी रहेगा यूज करने के लिए। तो जो बायर रहेगा, जो खरीदने वाला ग्राहक रहेगा, वो खरीदने के बाद उसको क्या करेगा, यूज करना स्टार्ट कर देगा। अगर मान लेते हैं कि यूज करने के दौरान किसी तरह का कोई फॉल्ट हो गया या फॉल्ट नहीं हुआ, किसी तरह का कोई उसमें डैमेजेस होने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर ही हुआ, शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ट्रांसफार्मर का ऑयल लीकेज हो रहा है, तो ऑयल लीकेज होना भी एक प्रकार से फॉल्ट हो जाएगा हमारा, वो भी होना नहीं चाहिए, ठीक। अब ऑयल का जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गया, वो भी हमारा दिक्कत है, तो उसको भी चेक किया जाता है। तो मान लीजिए, या फिर आपका मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, उसका बुशिंग कहीं पे क्रैक हो गया, तो उस बुशिंग को क्या करना है, चेंज करना है, क्लियर। टैंक में कहीं पे मान लीजिए लीकेज आ रहा है तो उसको सही करना है। जो कॉइल असेंबली होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो कॉइल असेंबली होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसमें कहीं किसी तरह का कोई फॉल्ट आ गया, हीटिंग के वजह से हो सकता है उसका वाइंडिंग जल गया हो, तो उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो ये सारे को मेंटेन करना, उस सब को रेक्टिफाई करना ही हमारा क्या कहला रहा है, मेंटेनेंस। मतलब ऐसा करना है कि हमारा इक्विपमेंट मतलब जले भी ना, प्रॉपर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए कोई भी इक्विपमेंट या कह सकते हैं जो जनरेटर चलता है या साइकिल, आप मान लीजिए साइकिल चलाते हैं, तो जो चेन गियर रहता है वहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑयल डालते हैं ताकि फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा रहे, ठीक है, ऐसा ना कि चेन फ्रिक्शन की वजह से टूट जाए, ठीक। तो यहाँ पे भी मेंटेनेंस करने का ये मकसद भी रहता है कि हमारा इक्विपमेंट का लाइफ बढ़ जाए, इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर वर्क करे इस तरह से। जैसे अब रोटेटिंग मशीन होगा, कोई भी मोटर जनरेटर होगा, तो वहाँ पे आपका लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। अब लुब्रिकेंट नहीं यूज़ करेंगे तो फ्रिक्शन के वजह से हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है, ठीक। तो जब डैमेज हो जाएगा तो पूरा का पूरा डैमेज होगा, फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। कहीं पे वर्किंग पीरियड में है तो वहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप बंद करना पड़ेगा, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन
अगर हम पहले से ही वहाँ पे लुब्रिकेंट डाल रहे हैं तो फ्रिक्शन होने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, कम हो जाएगा, तो जलने का या डैमेज होने का चांस भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको टेस्टिंग और मेंटेनेंस समझ में आया होगा कि टेस्टिंग क्या होगा और मेंटेनेंस, इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। टेस्टिंग और करते हैं तो आपका इक्विपमेंट जो है, जैसे आप बेसिक एग्जाम्पल आप इस तरह से मान लो कि घर में खाना बनाते हो, ठीक है, घर में खाना बनाते हो, जो भी बनाते हैं, आपकी मम्मी बनाए चाहे आप बनाओ, तो जैसे कि सब्जी बनाए तो आप क्या करते हो, उसमें सारा मसाला डालते हो, फिर उसमें नमक डालते हो, फिर हम क्या करते हैं उसको टेस्ट करते हैं कि नहीं करते, कि वेदर नमक है कि नहीं, मसाला प्रॉपर है कि नहीं, उसमें स्पाइसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब टेस्ट करते हैं ना। तो ये भी एक प्रकार का टेस्टिंग है। तो कोई भी वर्क होगा या किसी भी इंडस्ट्री में टेस्टिंग होता ही होता है, चाहे फूड का इंडस्ट्री हो, जैसे ये मार्कर, ये भी जब बना होगा मार्कर तो इसका भी एक टेस्ट किया जाएगा कि वेदर जो हमने ये टेस्ट बनाया है, ये जो आपका मार्कर तैयार हुआ बन के, इसमें प्रॉपर हमारा डायमीटर है कि नहीं है, जितना डिजाइनिंग में दिया हुआ है उस डिजाइनिंग से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब सोचो कि एक हाथ का कलम बना दे, कैसा लगेगा देखने में, आता है बट उसका सेल ज़्यादा रहता है क्या, बहुत रेयर में कभी आया, वो मार्केट में कैसे विलुप्त हो जाता है पता भी नहीं चलता। जनरली ये सब चलते हैं, तो इसको ये टेस्ट करके देखता है कि हाँ जो भी डिज़ाइन था उस डिज़ाइन के हिसाब से यह मैन्युफैक्चर किया गया है कि नहीं है। अगर यह सही तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया है तब तो सही है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसको दोबारा फिर क्या करेगा, भेज देगा कि नहीं ये आपके टेस्टिंग के हिसाब से सही नहीं है, तो आप इसको बराबर फिर से दोबारा बनाइए, ये आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। समझ में आई बात। एक संस्था होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के रिगार्डिंग अगर बात करेंगे तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS होता है। तो वो एक संस्था है जो कि इस सारे के ऊपर कंट्रोल रखता है, वही डिसाइड करता है कि हाँ आपका जो भी इक्विपमेंट बन रहा है वो टेस्ट करने के बाद सही है कि नहीं है, उसके पैरामीटर को अगर यह मैच करता है तब तो सही है, आप मार्केट में उसको यूज कर सकते हो। अगर उसके पैरामीटर के हिसाब से वह मैच नहीं करता है तब फिर आप क्या करोगे, दोबारा आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। बात करेंगे इसके बारे में, काफ़ी सारा चीज़ आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि कैसे हम डिज़ाइनिंग में करते हैं, अगर डिज़ाइन फेल हो जाता है तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक। तो इन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें पहला जो यूनिट होगा आपका, टोटल आपको 5 यूनिट पढ़ना है, सॉरी 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितना 6 यूनिट पढ़ना है। इस 6 यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक, डिस्कस करते हैं। पहला है सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटेनेंस। सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, ठीक है, सेफ्टी मतलब क्या है, कोई भी काम करते हैं तो हमको सेफ रखना, मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई भी बंदा या कोई भी वर्कर है पोल पे चढ़ रहा है, ठीक, अब ऐसे ही पोल पे चढ़ गया, अगर वह नीचे गिर गया तो क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ एक्सीडेंटल होगा, मतलब हो सकता है उसका पैर टूट जाए, हो सकता है उसका हाथ टूट जाए या चोट लगे, कुछ दुर्घटना हो सकती है उसके। लेकिन अगर वह सेफ्टी के साथ ऊपर चढ़ रहा है तो अगर गिरता भी है तो वो क्या होगा, बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चोट आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कंपैरिजन टू विदाउट सेफ्टी आप बात करें कि बिना सेफ्टी के अगर वह चढ़ रहा है और एक सेफ्टी के साथ चल रहा है तो अगर नीचे आता है तो दोनों में अंतर आएगा। या मान लीजिए कि कहीं पे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि उसमें लाइन है, मतलब करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वोल्टेज है कि नहीं है, अब उस पर स्टार्ट कर दिया, अगर मान लीजिए वोल्टेज आ रहा होगा तो क्या होगा आपके साथ, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। तो वो हमारा एक सेफ्टी रहता है वहाँ पे कि हम देख लें, पहले चेक कर लें कि वेदर वायर में जो होगा कंडक्टर उसमें करंट है कि नहीं है, वोल्टेज है कि नहीं है, फिर अगर नहीं होगा तब जाके हम उस पर वर्क कर सकते हैं, अगर होगा तब तो वर्क करना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक। तो ये हमारा आ जाता है सेफ्टी में कि हम लोग उसको चेक करेंगे कि हम मतलब एक तरह से देख लेंगे कि हमारा काम जो कर रहे हैं हम वो सेफ है मेरे लिए कि नहीं, बचाव जिसको बोलते हो, ठीक। अब उसके बाद इसी यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन मेथड होता है। अगर मान लीजिए कि आपने सेफ्टी यूज किया उसके बाद भी आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कंडक्टर पे काम कर रहे हैं आप, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, नीचे गिर गए, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, या कहीं पे आग लग जाती है, मान लीजिए फायर मतलब जो हो, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर हो गया, वहाँ पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर रहा है तो आसपास का जो एरिया होगा हो सकता है वहाँ पे भी आग लग जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे इस यूनिट में पढ़ेंगे कि उसमें एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है, कितने टाइप के एक्सटिंग्विशर होंगे हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें इसी में आपका एक होता है रेस्पिरेशन मेथड, ठीक है। रेस्पिरेशन मेथड होता है कि आप कहीं पे मान लीजिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो तुरंत क्या करना चाहिए जिससे कि वह मतलब रिकवर हो जाए। मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, बिजली का झटका लग गया, तो तुरंत हमको क्या करना चाहिए जिससे कि बिजली का झटका लगने के बाद भी उसको थोड़ा आराम हो, ऐसा नहीं कि वो मर जाए, ठीक।
तो जैसे कि आप देखते होंगे गांव में हम लोग क्या करते हैं, बेलन लेते हैं या गर्म बॉटल में पानी डाल के उसके तलवे पे, ठीक है, घिसते हैं ताकि सही रहे, या एक माउथ टू माउथ देते हैं, रेस्पिरेशन जो कहते हैं, बताएंगे आपको उसके बारे में हम लोग। 4 से 5 टाइप के रेस्पिरेशन मेथड होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप उसको बचा सकते हैं, ठीक। तो पहला, अब हाँ देखिएगा कि ये जो है टोटल 6 मार्क्स का आएगा। ये पहला यूनिट जो होगा उसमें से आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ना है ताकि आपका ये 6 मार्क्स आ जाए। दूसरा है आपका जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि टेस्टिंग क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के टेस्टिंग होते हैं, कितने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है, कब कब हमें मेंटेनेंस की आवश्यकता है, समझ में आ रही है। जैसे कि मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ 3 टाइप का होता है जनरली, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, करेक्टिव मेंटेनेंस होता है, फिर आपका रूटीन मेंटेनेंस होता है, सॉरी टेस्टिंग हो जाएगा वो, ठीक। हाँ, रूटीन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, ये 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। इस तीनों मेंटेनेंस में क्या होता है, क्या अंतर है इस तीनों के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, जनरल इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अब टेस्टिंग होगा तो कितने प्रकार के टेस्टिंग होंगे, ठीक। जैसे डायरेक्ट टेस्ट होता है, एक इनडायरेक्ट टेस्ट होता है ना, एक डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, एक इनडायरेक्ट टेस्ट करेंगे, टाइप दोनों का। अभी ये क्या होता है डायरेक्ट टेस्ट, क्या होता है इनडायरेक्ट टेस्ट, दोनों के बारे में हम लोग क्या होगा पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कितने टाइप के टेस्ट होंगे, फिर मोटर में कितने टाइप के टेस्ट होंगे, जनरेटर में कितने टाइप के टेस्ट होंगे, सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी मजा आएगा पढ़ने में। और ये जो है हमारा 12 मार्क्स का होगा। दूसरे यूनिट से जो है आपको 12 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट तीसरा आता है सर आपका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अ रोटेटिंग मशीन, ठीक है। रोटेटिंग मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि रोटेटिंग मशीन कौन सा हो सकता है, जैसे कि जनरेटर या मोटर। अब इसमें हमारा डीसी भी आ जाएगा और एसी भी आ जाएगा, एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, ठीक है। अब एसी जनरेटर को ही आप बोलते हो क्या, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी बोलते हो। एसी मोटर को आप कह सकते हो सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, लेकिन एसी मोटर में एक और टाइप आ जाता है इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर में भी आपका 2 टाइप का होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उसमें क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी, अगर कोई डैमेजेज हो जाता है या वाइंडिंग जल गया तो हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किस यूनिट में, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोटेटिंग मशीन में, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आपको मशीन वगैरह दिखाने की आवश्यकता तो नहीं होगी, मोटर कैसा होता है, जनरेटर कैसा होता है, ट्रांसफार्मर कैसा होता है, ये सब तो आप लोग देखे होंगे एटलीस्ट, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको विजुअलाइज करने का कि आप समझ पाए आसानी से, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग और मेंटेनेंस। अब इसी में जैसे कि आपने पढ़ा ओपन सर्किट टेस्ट, देखिए यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे मोटर उसमें भी ओपन सर्किट टेस्ट होगा, उसमें भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे भी हमारा जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उसमें भी ओपन सर्किट टेस्ट है, उसमें भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, उसमें टर्न रेशियो टेस्ट होगा, ऑयल का टेस्ट कह सकते हैं आपका, ठीक है। फिर आपका जो नंबर ऑफ रेशियो टेस्ट, जिसको टर्न रेशियो टेस्ट बोलते हैं वो होगा, रेसिस्टेंस टेस्ट हो जाएगा, हाई वोल्टेज टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 डेल्टा कैपेसिटेंस टेस्ट होता है। तो बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर में। उसमें ट्रांसफार्मर कम से कम 14 टाइप ऑफ टेस्ट जो है आपको पढ़ना होगा किसमें, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग में। अभी तक आपने पढ़ा होगा 2 या 3, जनरली ओपन टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, काफ़ी फैमिलियर होंगे उससे, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, क्योंकि ये रोटेटिंग मशीन में भी होगा और वो ट्रांसफार्मर में भी होगा। लेकिन उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रांसफार्मर में अबाउट 13 to 14 टेस्ट, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। स्विमबर्न टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट होता है, नो लोड टेस्ट जो बोल रहे हैं वो सब, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, थर्ड में। तो ये 2 हो गया। अच्छा, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग से आपको ये टोटल 12 मार्क्स का सवाल क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, और थर्ड यूनिट में आपको 10 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। 10 मार्क्स थर्ड यूनिट से, 12 मार्क्स आपका फोर्थ यूनिट से। फिफ्थ यूनिट में आता है टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन इन द सेंस आप कभी भी ट्रांसफार्मर देखे होंगे या मोटर देखे होंगे या जनरेटर देखे होंगे तो उसमें जो वाइंडिंग रहता है उसमें हमारा इंसुलेशन लगा रहता है, या आपका जो ऑयल है ट्रांसफार्मर में जो ऑयल रहता है वो भी हमारा एक तरह से क्या रहता है, इंसुलेशन ही रहता है, इंसुलेशन के जैसे ही काम करता है। तो ऑयल में हमारा कितने प्रकार का टेस्ट होगा, क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं ऑयल में, जैसे कि आप समझ सकते हैं इसको, क्रैकल टेस्ट हो जाएगा ऑयल में, या फिर आप कह सकते हैं स्लर टेस्ट, ठीक है, फ्लैश पॉइंट टेस्ट, बीडीवी ब्रेक डाउन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, बीडीवी टेस्ट होता है किसका, ऑयल का, ये पढ़ेंगे। कितने प्रकार के इंसुलेशन होंगे, कौन कौन से इंसुलेशन हम यूज करते हैं मशीन में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ,
टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेशन में, और यह आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि 14 मार्क्स का है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका इसी से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बचता है इंस्टॉलेशन जो कि आपके 8 मार्क्स के हैं। अब इंस्टॉलेशन में आपको क्या पढ़ना है इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि कोई भी इक्विपमेंट है, और जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर होगा, तो उन सब इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके ज़मीन पर रख देंगे क्या, कहीं पे जाके इंस्टॉल कर देंगे क्या, नहीं। उसके लिए भी हम लोग एक कहते हैं कि प्लिंथ फाउंडेशन बनाते हैं कि कहाँ पे रखना है। जैसे आप बड़े बड़े मोटर की बात करेंगे या बड़े बड़े जनरेटर की बात करेंगे या ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसके लिए एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है। आप देखे होंगे, मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हैं, जाके ज़मीन पर रख देते क्या, नहीं। अगर पोल माउंटेड सब स्टेशन होगा तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होगा वह 2 पोल पर आप इंस्टॉल करते हैं। क्लियर, 2 पोल पर आप इंस्टॉल करते हैं। अगर मोटर होगा तो हो सकता है उसके लिए आप एक फाउंडेशन बनाते होंगे, चबूतरा जिसको बोलते हैं। ट्रांसफार्मर भी चबूतरे पे रखा जाता है, सब स्टेशन में जाके आप देखेंगे तो बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता है जिसको प्लिंथ भी बोलते हैं या फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, माउंट किया जाता है या प्लेस किया जाता है, पोजीशन किया जाता है। या आप मोटर जनरेटर भी अगर आप देखे होंगे तो उसके लिए भी हमारा एक फाउंडेशन बनाया जाता है फैक्ट्रीज वगैरह में। ठीक है, तो कहाँ पर हम लोग फाउंडेशन बनाएंगे, दीवार के पास से कितना दूरी पर रखेंगे, समझ में आ रही बात। मेंटेनेंस करने में परेशानी ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे इंस्टॉलेशन में। ठीक है, अब जैसे कि मोटर जनरेटर, 2 जनरेटर हो गया या 2 मोटर हो गया, उसको हमको मैच करना मतलब सिंक्रोनाइज करना है एक ही, तो हम कैसे रखेंगे, ऐसा है क्या, दोनों को अगर अटैच करना है शाफ्ट के थ्रू तो हम कैसे रखेंगे। मान लीजिए एक ऐसा मोटर रहेगा, एक ऐसा रहेगा, बताओ क्या होगा, इसका शाफ्ट जो होगा टूट जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये करेंगे। अब इसमें इसके लिए भी जो टेस्ट होंगे उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, किसमें, इंस्टॉलेशन में। क्लियर है। तो ये आपका टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में है कि कौन कौन सा टॉपिक है, इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे। ठीक, अच्छा, बुक की बात अगर कर लें तो आप एक मनोज सिन्हा का बुक आता है जो कि लोकल पब्लिकेशन है सर, फाउंडेशन पब्लिकेशन बोलते हैं उसको, फाउंडेशन पब्लिशिंग वो है या फाउंडेशन पब्लिकेशन करके है। तो ये आप खरीद सकते हैं, इसमें लोकल मतलब जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से है वो मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप रेफरेंस बुक खरीदिए, अच्छा रहेगा, आपको आगे भी काम देगा। अगर आप बीटेक वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको काम देगा। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 2 बुक आती है। ठीक है, BVS राव, किसका, BVS राव का। क्लियर, ये भी अच्छी बुक है। आप दोनों वॉल्यूम खरीद लीजिए, दोनों वॉल्यूम में आपका टोटल कवर्ड होगा। अगर आप बुक खरीदते हैं तो देखिए मैं यहाँ बताऊँगा, वो आप एक बार सुनेंगे और खुद जाके एक बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और आप ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, ज़्यादा समझ सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो बुक खरीदिए, और बुक खरीदने के बाद आप जब पढ़िएगा तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होगा। क्लियर, तो ये था हमारा टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक, इसके बारे में बताया कि क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस था हमारा। ठीक, इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, यूनिट स्टार्ट करेंगे, कोई सा यूनिट, चाहे हो सकता है हम 3rd यूनिट स्टार्ट कर लें या 2nd यूनिट, कोई भी स्टार्ट कर लेंगे, या 4th यूनिट। ठीक है, ये तीनों में कोई सा यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है 1st यूनिट से ही स्टार्ट कर लें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे तीनों या चारों में कोई सा यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।